हेलो गाइस। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th है ना, एनसीईआरटी की बुक से पढ़ने वाले हैं। चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे एचएम हो, चाहे कोई भी हो, है ना। हम लोग को तो बोर्ड क्लियर करना है, चाहे यूपी बोर्ड वाला हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड वाला हो, चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, ठीक है। सभी के लिए टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज आप एक बार वीडियो देखेंगे ना, उसके बाद आपको बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मतलब बुक देखनी पड़ेगी, लेकिन उतना आपको टॉपिक डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी की बुक से। मेरे खुद के द्वारा बनाए गए नोट्स हैं, ठीक है। अगर आप इनको समझ लेंगे तो आपको बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, लेकिन पहले समझेंगे आप, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल, यानी धातु और अधातु, ठीक है। हिंदी में भी बोलेंगे, इंग्लिश में भी बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ने वाले, किस ऑर्डर में पढ़ने वाले, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी, ठीक है। सक्रियता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे धातु और अधातु में अंतर व परिभाषाएं, ठीक है। धातु और अधातु में अंतर और इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस होंगी जिन्हें हम कवर करेंगे। फिर पढ़ेंगे धातु की वायु से क्रिया, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। फिर धातुओं की जल से क्रिया, धातु की अम्ल से क्रिया, धातु की लवण से क्रिया, ठीक है। यानी रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद अदर सॉल्ट, अदर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। यानी हम लोग मेटल की एयर से कराएंगे, और मेटल की वाटर से कराएंगे, मेटल की एसिड से कराएंगे, और मेटल की खुद दूसरे मेटल किससे कराएंगे, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है। और फिर इतना टॉपिक एक पार्ट में कवर करने वाले हैं 7 पॉइंट तक, और बाकी जो 2 टॉपिक बचेंगे आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, इसे डिटेल में एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये रहा, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज या सक्रियता श्रेणी क्या होती है, ठीक है। तो यहां पे लिखा है डेफिनेशन, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स in the decreasing order of their chemical reactivity in the form of a series is called the activity series of metals। यानी कहने का मतलब है सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यानी इसमें मेटल को अरेंज किया गया है किस फॉर्म में, डिक्रीजिंग फॉर्म में, ठीक है। किस लिए, मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव है ना उनको सबसे ऊपर रखा गया, जो कम रिएक्टिव हैं वो उनको सबसे नीचे रखा गया। यानी कहने का मतलब है जब हम लोग रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन में जो चीजें जल्दी से रिएक्ट कर जाती हैं उनको हमने ऊपर रख दिया है, और जो चीजें धीरे धीरे रिएक्ट करती हैं उनको हमने सबसे नीचे रखा है। तो वो ये रही टेबल, ठीक है। ये टेबल आपको याद करनी है। देखिए पोटेशियम जो होता है ये बहुत ही ज्यादा कस के रिएक्ट करता है, मतलब बहुत ही जल्दी से रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। मतलब ये शुरुआत के कुछ 4-5 हैं यहां तक, ये मतलब हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव, मतलब अति अभिक्रियाशील, मतलब तड़पते रहते हैं रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। अति अभिक्रियाशील। फिर ये बीच के कुछ चुनिंदा होते हैं, है ना, ये थोड़े से मध्यम होते हैं। मध्यम मतलब मॉडरेट लेवल के होते हैं। मॉडरेट लेवल के मतलब क्या, थोड़ी सी धीरे धीरे क्रिया करते हैं, ठीक है। और नीचे वाले, है ना, मतलब सुस्त आलसी किस्म टाइप के इंसान, यानी करते ही नहीं है, कराने बैठोगे इतनी जल्दी करेंगे भी नहीं, है ना। तो यानी लेस रिएक्टिव या लो रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, ठीक है। यानी अभिक्रिया क्या करते हैं, करते ही नहीं है, करते ही नहीं है। क्या नहीं करते हैं? अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया, ठीक है, ऐड कर लेना। तो देखो ऊपर वाले कर रहे हैं, नीचे वाले धीरे धीरे नहीं करते जा रहे हैं, मतलब ये कर रहा था फिर ये नीचे वाले नहीं कर रहे हैं। तो ये अरेंज, ये सारे क्या है, मेटल्स है, और इनको एक अरेंज किया गया है और सूची बनाई गई है, ठीक है। और सक्रियता का घटता हुआ क्रम, मतलब ऊपर वाले ज्यादा सक्रिय हैं, ज्यादा एक्टिव हैं, नीचे वाले एक्टिव ही नहीं है, यानी करते ही नहीं है। तो डेफिनेशन खुद बना सकते हो। अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स, यानी सारे मेटल्स का जो अरेंजमेंट है उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी, यानी जो केमिकल एक्टिविटी करते हैं उनके डिक्रीजिंग फॉर्म में इसमें रखा गया। डिक्रीजिंग फॉर्म में मतलब ये कर रहे हैं, ये धीरे धीरे नहीं कर रहे हैं, नीचे वाले नहीं कर रहे हैं। तो उस तरह से जो एक सूची मिलती है, यानी अ फॉर्म ऑफ सीरीज जो क्रिएट होती है, उसे बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल या एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। हिंदी में कहें सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को
ये सारी धातुएं हैं। धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ना समझ में आओ तो सिंपल डेफिनेशन याद कर लेनी है, लिखा हुआ है, इसीलिए डेफिनेशन लिखवाई है, ठीक है। बस ये बात आपको याद रखनी है, ऊपर वाले ज्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, बीच वाले थोड़े से गिने चुने, ठीक है। ये ऊपर नीचे पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है, गिने चुने क्या होते हैं, बहुत इनको थोड़ा सा भड़काना पड़ता है, और नीचे वाले तो करते भी नहीं है, जितना भड़का दो, ठीक है। ऊपर वाले तो तुरंत ही रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक। तो आपको ये टेबल क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। जैसे ये कि पोटेशियम होता है, हिंदी में भी कहते हैं पोटेशियम, इंग्लिश में भी कहते हैं पोटेशियम, तो याद कर लेना। Na सोडियम होता है, Ca से कैल्शियम होता है, Mg से मैग्नीशियम होता है ना। Al से एल्यूमिनियम होता है, जिंक Zn से जिंक होता है, Fe से आयरन होता है, Pb से लेड होता है, H से हाइड्रोजन होता है, Cu से कॉपर, Hg से मरकरी, और Ag से सिल्वर, Au से गोल्ड, और Pt से प्लेटिनम, है ना। किसी किसी बुक में प्लेटिनम दे रखा होता, नहीं दे रखा होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको यहां तक याद करना है, ठीक है। और जिनको नहीं याद है या याद करने में प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए एक ट्रिक भी है जो हम बताना चाहेंगे, ताकि आप आसानी से याद कर सकें। हमने भी याद करने में ये ट्रिक का इस्तेमाल किया था। जैसे कि मैंने तो आपको बोल दिया कि आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। कुछ लोग होंगे कि याद रटने बैठेंगे या कुछ करेंगे, ठीक है। तो एक ट्रिक बताते हैं, आप उस तरह से इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो के से मतलब एक मैंने ट्रिक बनाई है ना, तो देख लीजिए। के से केदार, Na से नाथ, ठीक है, Ca से का, Mg से माली, ठीक है, और Al से आलू याद रखिएगा, Zn से जरा, ठीक है, और Fe से फीके, ठीक है, और Pb से पकाता, ठीक है, और H से है, ठीक है। यानी अगर यहां से यहां तक आप टेबल याद करेंगे तो किस तरह, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता, यानी केदार यानी के, नाथ यानी Na, का माने Ca, माली यानी Mg होगा, आलू को एल्यूमिनियम, जरा से Zn, यानी ये एक तरीका होता है मेनेमोनिक्स जिसे बोलते हैं, मेनेमोनिक्स, ठीक है। ये याद करने का तरीका है, पेपर में मत लिख के चले आइएगा, आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन तक इस तरह से याद कर लोगे। लेकिन हाइड्रोजन के बाद का एक यहां से एक टेबल होती है, H से हाई, ठीक है, हाई, Cu से कोल्ड, और Hg से है, और है यानी फिर से आगे याद करने का तरीका है, आप अपनी तरह से याद कर सकते हैं। आप यानी Ag से आ, और ये Au से भी आप, और Pt से पा, है ना। हाँ, इस तरह से आप ये टेबल याद कर सकते हैं। यहां से हाइड्रोजन तक किस तरह याद करेंगे, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ठीक है, यहां तक हो जाएगा। फिर ये छुपा लीजिए, और फिर हाइड्रोजन से फिर से याद करेंगे, हाइड्रोजन से हाई कोट हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से आप टेबल याद कर सकते हैं, मैंने तरीका भी बताया है। और पता क्या होना चाहिए, ऊपर के कुछ 4-5 गिने चुने बहुत ही तेजी से रिएक्ट करते हैं, बीच वाले गिने चुने 4-5 थोड़ा सा धीरे धीरे रिएक्ट करते हो, नीचे वाले हैं ऐसे कि करते ही नहीं है ना। ये प्लेटिनम तो करता ही नहीं किसी से, ठीक है। तो परिभाषा यहां से याद कर लीजिएगा, और ये रही डेफिनेशन इंग्लिश में, ये रही हिंदी में, और ये टेबल सभी को याद होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो हम लोग आगे रिएक्शन पढ़ने वाले हैं इसी पे बेस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आई बात समझ में। और हाँ, एक और चीज छूट गई होगी, वो मुझे बतानी रह गई। हाँ, इस चैप्टर में जो हम आगे रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, यानी रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें जो कंपाउंड बनेंगे, यानी जो यौगिक बनेंगे अभिक्रिया में, तो कौन कौन से यौगिक बन सकते हैं, जो भी संभव यौगिक बनेंगे उन सबको आप पहले से ही याद कर ले तो ज्यादा बेटर होगा। तो इस चैप्टर में, यानी चैप्टर नंबर 3 में, यानी धातु अधातु में जितने भी आपके कंपाउंड हैं वो मैंने एक लिस्ट तैयार कर दी है ना। ये केमिकल फार्मूला है, ये इंग्लिश में लिखा है, ये हिंदी में लिखा है। इंग्लिश मीडियम वाले इधर देख लेंगे, हिंदी मीडियम वाले इधर देख लेंगे, और ये फार्मूला लिखा है, ठीक है। तो टोटल कितने फार्मूले हैं, 18 फार्मूले हैं। तो याद कर लेना, याद कर लोगे ना, सही बता रहे हैं, रिएक्शन बहुत आसान हो जाएगी करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ देते हैं एक बार। यहाँ पे लिखा हुआ है Li2O, यानी लिथियम ऑक्साइड, हिंदी में इधर लिख दिया है, ठीक है। फार्मूला सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इंग्लिश में भी हिंदी में।
Al2O3 होता है, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड बोले ना तो Al2O3 याद आना चाहिए, लिथियम ऑक्साइड बोले तो Li2O आना चाहिए। अभी आप खुद बोल दोगे, अभी अभी जब रिएक्शन पढ़ाएंगे ना, आप बोलोगे फेरिक ऑक्साइड, तो आपको फेरिक ऑक्साइड तो बना लोगे, लेकिन फार्मूला पूछा जाएगा तो आप नहीं बता पाओगे। अभी आगे समझ में आएगा, ठीक है। Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में पढ़ सकते हैं, जैसे इंग्लिश पढ़नी नहीं आ रही है। ZnO जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ये जिंक ऑक्साइड लिखा है। Cu कॉपर ऑक्साइड, CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड, ठीक है, कॉपर क्लोराइड, ठीक है। AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। NaAlO2 ये याद रखना, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये सेकंड चैप्टर में भी था। सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। जिंक क्लोराइड, ZnCl2 जिंक क्लोराइड, ठीक है। Na2ZnO2 सोडियम, देखो यहाँ पे एल्यूमिनेट है, यहाँ पे जिंकेट है, सोडियम जिंकेट, ये यहाँ पे थोड़ा मिलाना है ना, आपस में एक दूसरे से मैच करते हैं, ठीक है। रोज एक बार देखिए, याद करने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं, एक बार इन सब की लिस्ट बनाइए, दीवार पे एक सामने अपने घर में कमरे में लगा दीजिए, बस एक बार इन पे नजर डालने की जरूरत है, ये अपने आप याद होंगे, आप खुद बना लेंगे। NaOH आपको पता है, Na सोडियम, OH हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आपने मेरा केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने वाला वीडियो देखा था कि नहीं, केमिस्ट्री वाला, उसमें भी हमने कुछ कंपाउंड लिखवाए थे, अगर आपने वो याद किए होंगे तो इसमें से कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या था, MgOH का होल ट्वाइस, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH है ना, यानी कि यहाँ पे होल ट्वाइस कर दिए, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए, यहाँ पे हमने पूरी लिस्ट बना रखी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से, जिसको नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। ये देखिए मैंने जूम इन भी कर दिया है पास में, ठीक है, अच्छे से नजर आ गया होगा, ठीक है। एक इधर वाले देख लेते हैं, इधर भी कुछ है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, CaOH का होल ट्वाइस होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हिंदी में ये बोलते हैं, है ना। FeCl2 फेरिक आयरन क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड भी आता है, लिखा हुआ है। MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 होता है। ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट, FeSO4 आयरन सल्फेट। कितना आसान था, SO4 यानी सल्फेट होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से ये याद हो गए होंगे, ठीक है। टोटल 18 कंपाउंड थे, है ना, तो मेरे ख्याल से आपको बताने में प्रॉब्लम नहीं होगी, नोट हो गए होंगे आपके, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा आप सभी ने, ठीक है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम इसके बाद क्या पढ़ने वाले थे, सक्रियता श्रेणी के बाद, सक्रियता श्रेणी के बाद हम लोग पढ़ने वाले धातु अधातु में अंतर, ठीक है। पर उससे पहले कुछ परिभाषाएं, डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं जो धातु अधातु में हमको यूज होगी, ठीक है। तो धातु अधातु में क्या क्या यूज होने वाला है, पहला यह है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता मतलब आघात माने होता है चोट पहुंचाना, और वर्धनीयता माने होता है फैल जाना, यानी किसी को मारा और वो फैल गया, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि किसी को मारा वो बेहोश हो गया, मर गया, खत्म हो गया, ऐसा वाला नहीं। यहाँ पे बता रहे किसी को हम पीट रहे हैं तो फैल रहा है, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैलिएबिलिटी, ठीक है। मैलिएबल की जो पतली पतली चादर बना, परिभाषा पढ़ लेते ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऐसी धातुओं में ही ये क्वालिटी पाई जाती है, सारी क्वालिटीज पढ़ने वाले हैं, गुण पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऐसी धातुएं जिन्हें पीट पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, धातुओं की इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। धातुओं, है ना, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। दैट मेटल, ऐसे मेटल, दैट मेटल विच कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट्स, ठीक है। इधर वाला पार्ट हाइड कर लेते हैं। विच कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलेबल एंड इट्स प्रॉपर्टी कॉल्ड मैलेबिलिटी। यानी मेटल को कैन बी बीटेन यानी मेटल को पीटो और वो क्या हो जाए, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, इनटू थिन शीट्स, ठीक है। इज कॉल्ड मैलेबल, यानी उसे मैलेबल कहते हैं, और इस प्रॉपर्टी को मैलेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। अच्छे से देख लेते हैं हम लोग करीब से। ऐसी धातु जिन्हें पीट पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाए, उन्हें इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं, ठीक है। और दैट मेटल विच कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलेबल एंड इट्स प्रॉपर्टी कॉल्ड मैलेबिलिटी। एग्जाम्पल अच्छे से समझेंगे। आयरन शीट्स, लोहे की चादरें, यानी लोहे को पीटा ना, लोहे की चादर तो देखी होगी, लोहे के गेट देखे होंगे, कैसे बना होगा, लोहा एक छोटा सा बॉल टाइप में होगा, उसको पटक पटक मारे, उस पर हथौड़ा खूब मारा गया होगा, पतली सी चादर बन गई, ठीक है। एल्युमिनियम फॉइल, अरे आप लोग जब क्या बोलते हैं खाना वाना पैक करते हैं ना, तो उसके ऊपर देखो गर्म रखने के लिए एक सिल्वर कलर की पन्नी चढ़ा देते हैं ना, वो एल्युमिनियम की फॉइल होती है।
गोल्ड फॉइल यानी सोने की परतें चढ़ाते हैं, सुना होगा सोने की परतें बनती हैं, है ना, गोल्ड, है ना, गोल्ड फॉइल लिखा है, फोल्ड लिखा है मैंने, फॉइल होता है FOIL यहाँ पे, ठीक कर लेना। सिल्वर, सिल्वर की परतें कहाँ देखी आपने, मिठाई खाई होंगी जिसके ऊपर सिल्वर की एक पतली सी जो बर्फी नहीं होती है, काजू पेड़े वाली बर्फी, है ना, उसपे सिल्वर की परतें चढ़ी रहती है ना, वो बैक्टीरिया से उसको प्रोटेक्ट करती है। तो मतलब आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, आयरन की शीट्स, यानी आयरन है लोहा, लोहे की चादरें बनती हैं, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की भी परतें बनती हैं, गोल्ड की भी और सिल्वर की भी, ठीक है। तो आघात वर्धनता आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, यानी पीटो और चादर बना दो, ठीक है ना, विच कैन बी बीटेन और कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। अब आते हैं आगे, तन्यता। इसमें देखो, इसमें पीट पीट कर पतली चादर बना रहे थे, और इसमें क्या होता है ना, तन्यता में क्या होता है, ऐसी धातुएं जिन्हें मतलब पतले व लंबे तारों में परिवर्तित किया जा सके उन्हें तन्य धातु कहते हैं, और धातु के इस गुण को तन्यता कहते हैं। मतलब धातु हमने पकड़ ली और पकड़ के खींच के एक लंबा सा तार बना दिया, लंबा तार खींच के, मतलब खूब लंबा सा तार बन गया। तो इस क्वालिटी को ना, मेटल की इस क्वालिटी को क्या बोलते हैं, तन्यता बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो दैट मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन एंड लॉन्ग वायर, यानी ऐसे मेटल जिन्हें ड्रॉन यानी खींचा जा सके पतले और लंबे लंबे तारों में। इट्स प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। इंग्लिश में डक्टिलिटी बोलते हैं, हिंदी में तन्यता बोलते हैं, ठीक है। कहाँ देखा है कि ऐसे मेटल जिनको पकड़ पकड़ के हम लोग लंबे लंबे तार बना सकते हैं? अरे आपने लोहे के तार नहीं देखे हैं, है ना, जो जाली वाली बनती हैं, लोहे की बनती है ना, देखें कि नहीं देखें? अच्छा, जो वायर होते हैं, घर में वायर आते हैं, वो सिल्वर यानी मतलब एल्युमिनियम के आते हैं, ठीक है। और एल्युमिनियम के वायर देखे आपने, ठीक है। कॉपर का वायर तो आपने देखा होगा, जो केबल आपके घर में जो डिश टीवी केबल लगा रहता है, उसमें अंदर केबल यानी तांबे का तार होता है। यहाँ तक कि आपके पंखे में भी, जो पंखा आपके छत पे जो लगा रहता है, जो नाचा करता है, कूलर में भी क्या होता है, तांबे के तार देखे होंगे लंबे लंबे से। तो एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, ठीक है। चांदी के तार आते हैं, कॉपर के भी आते हैं, आयरन के भी आते हैं, नहीं मेटल से वायर बना सकते हो, मेटल आपके पास, ठीक है। अपवाद मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे ये याद करने वाला। और हाँ, बेस्ट एग्जाम्पल जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है वो जरूर पूछा जाएगा। 1 ग्राम गोल्ड से, यानी एयू किसको बताता है, गोल्ड को बताता है। 2 किलोमीटर लंबा तार, 2 किलोमीटर लंबा तार, है ना, 1 ग्राम, यानी 1 ग्राम मतलब बहुत मामूली सी चीज बोल दी, और 2 किलोमीटर लंबा था। यानी अगर सामने किसी के रख दोगे ना, जैसे कि हमने कहा ये देखो तार है, दिख रहा है, नहीं वो सच में नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, इतना पतला लंबा तार है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा, तन्यता किसे कहते हैं, डक्टिलिटी किसे कहते हैं, और एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से दिखा दिए, ठीक है। आगे डेफिनेशन देख लेते हैं जल्दी से। ध्वनिक, एक ध्वनिक पूछा जाता है, ठीक है, यह मधुर ध्वनि लिखा रहता है, ठीक है। तो ध्वनिक क्या होता है, जो धातु पे कठोर सतह से टकराने पर, धातु की बात हो रही है, ठीक है, अभी तक धातु पढ़े, धातुओं, है ना, धातु कठोर सतह से जब टकराती हैं तो एक विशेष ध्वनि उत्पन्न करती हैं, खास आवाज उत्पन्न करती हैं, उन्हें ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। सोनोरस भी कभी कभी पूछ लेता है, तो ठीक है, इंग्लिश में ही सोनोरस कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, यानी मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस अ डीप साउंड या स्पेशल साउंड ऑन बीइंग हिट, यानी एक खास साउंड प्रोड्यूस करें जब उन्हें कोई हिट करे विद एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज कॉल्ड सोनोरिटी और सोनोरसनेस ऑफ मेटल। नहीं, मेटल का सोनोरसनेस कहते हैं, यानी किसी, कहने का मतलब है किसी भी मेटल को, जैसे कि मान लो ये मेटल है, लोहे का मेटल है समझ लो, ठीक है, और इसे किसी चीज से हिट करो तो एक आवाज करेगा। ये तो प्लास्टिक है, हटाओ, है ना, कार्बन से बना हुआ, कार्बन फाइबर से, नॉन मेटल की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। तो कहते ये भी आवाज प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन लोहे की आवाज वो टन वाइब्रेशन करता रहता है ना, एक मतलब स्पेशल साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ध्वनि यानी टकराने पर एक विशेष ध्वनि उत्पन्न करें, उसे क्या बोलते हैं, ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बेल्स यानी घंटियां किसकी बनी होती हैं, लोहे की। मंदिरों में जो घंटियां लगी रहती है, टन पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में वो आवाजें आती रहती हैं। और कहाँ पे ये इसका देखने को यूज मिलता है, स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या वाद्य यंत्रों की तारों में। आपने गिटार देखा होगा, गिटार में लगे रहते हैं ना, टिंग टिंग टिंग, है ना, एक ऐसे वाला वाइब्रेशन आता है जिसमें एक ऐसे करके इस तरह से वाइब्रेशन, वायलिन होता है, वायलिन, है ना, वायलिन में इस तरह से सितार, गिटार जो भी होता है उसमें तार लगे रहते हैं, उसको दूसरे लोहे से इस तरह से रगड़ते हैं तो वो क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, म्यूजिक निकलती है उससे,
ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भंगुरता, ठीक है, जब किसी अधातु, ओ भाई, जब किसी अधातु है ना, यानी अभी तक हमने तीनों प्रॉपर्टी पढ़ी, मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी और सोनोरस, वो मेटल में आती हैं, लेकिन भंगुरता जो है वो नॉन मेटल में आती है, यानी अधातु में आती है। ठीक है, जब किसी अधातु को, किसकी अधातु को, हमने एग्जांपल ये नॉन मेटल है, कार्बन से बना हुआ है। ठीक है, जब किसी अधातु को हथौड़े से पीटने पर, अच्छा इसको हथौड़े से पीटो क्या होगा, टूट जाएगा, टुकड़ों में टूट जाएगा, या पाउडर बनाओ दोगे और ज्यादा पीट दोगे, है ना, हथौड़े से पीटने पर पतले पतले टुकड़ों में परिवर्तित हो जाए। तो धातु के इस गुण को, सॉरी धातु के नहीं, अधातु के, इसको सही करते हैं, यहाँ पे करो अधातु, अधातु के इस गुण को भंगुरता कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होता है, ब्रिटलनेस जल्दी से समझेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेकिंग इनटू पीसेस, द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेकिंग इनटू पीसेस ऑन बीइंग हैमर्ड, यानी हैमर यानी हथौड़े से पीटा और पतले पतले टुकड़ों में यानी पीसेस में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। ठीक है, नॉन मेटल इन जनरल आर ब्रिटल इन नेचर, जितने भी तुम्हारे नॉन मेटल होते हैं ना, सामान्य तौर पर जनरली क्या होते हैं, ब्रिटल ही होते हैं। नॉन मेटल की बात हो रही है, मेटल की बात नहीं, क्यों, मेटल को अगर तुम हथौड़े से पीटोगे तो चादर बन रही थी, यहाँ पे नॉन मेटल की बात हो रही है। नॉन मेटल को अगर पीट दोगे ना तो टुकड़ों में टूटेगा, ये डिफरेंस याद होना चाहिए। अभी हम मेटल नॉन मेटल डिफरेंस कराएंगे। ठीक है, तो कार्बन से क्या बना होता है, डायमंड और ग्रेफाइट, और डायमंड को इतनी जल्दी वैसे टूटता नहीं है, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, यानी प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ, लेकिन जब टूटेगा ना तो टुकड़ों में टूटता है। ठीक है, नॉन मेटल है ये, और ये भी नॉन मेटल है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल की नीब होती है ना, ये वाली, ये आगे वाली, इसको तोड़ दोगे ना तो टुकड़ों में टूटेगी, तो इसे बोलते हैं भंगुरता, ब्रिटलनेस। आई बात समझ में। तो हमने क्या क्या पढ़ा, मैलिबिलिटी पढ़ दी, मैलिबिलिटी में पीट पीट के चादर बना रहे थे। ठीक है, और भंगुरता में अधातु को पीट पीट कर टुकड़ों में तोड़ रहे थे। ठीक है, अच्छा, और क्या पढ़ी, डक्टिलिटी यानी तन्यता, यानी पतले पतले लंबे लंबे तारों में बना रहे थे, और सोनोरस में एक खास मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा जूम करके आप लोग को अच्छे से दिखा देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी याद होना चाहिए, बिना एग्जाम्पल के अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा पढ़ने वाले हैं, धातु अधातु में अंतर तो बचा है, ये भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, धातु अधातु में अंतर, इसमें ज्यादा पॉइंट आपको पूछे धातु अधातु की परिभाषा बताओ, तो आपको पॉइंट्स पता है ना, तो आप खुद बना सकते हो। केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसमें आप परिभाषा बना सकते हो और कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो लिखा है डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, धातु अधातु में अंतर। तो इधर क्वालिटीज गुण है, प्रॉपर्टी है, ये मेटल है यानी धातु है, ये अधातु है। धातु की खूबियां इधर दिखाएंगे, नॉन मेटल की खूबियां इधर दिखाएंगे। ठीक है, फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था, यानी कैसा पाया जाता है आपका मेटल, तो ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यानी जितने भी सारे धातुएं होती हैं कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं, सॉलिड होती हैं, सॉलिड मजबूत रखी रहती है कमरे के तापमान, कमरे का तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस, यानी जिस तापमान पे आप कमरे में रहते हैं उसे बोलते हैं कमरे का तापमान, है ना, आपको ना ज्यादा सर्दी लगती ना गर्मी लगती, उसे बोलते हैं कमरे का तापमान। तो उस तापमान पे क्या होती है, सारी धातुएं ठोस होती हैं। अपवाद, इस केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्या है, अपवाद याद होने चाहिए। अपवाद यानी एक्सेप्शंस और एग्जाम्पल। तो एक्सेप्शन है मरकरी, मरकरी कैसा होता है, लिक्विड होता है, जो आपके थर्मामीटर में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब यानी पानी की तरह फैल जाए नहीं, तो बंधा होता है लेकिन लिक्विड फॉर्म में एकदम लचीला सा। ठीक है, जैसे आपका गोंद नहीं होता एकदम वैसा लचीला टाइप में, उस टाइप में। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, लेकिन और एक और दो और अपवाद है, गैलियम और सीजियम। हमने बोला कमरे के तापमान पे सभी क्या होते हैं, ठोस अवस्था में, सॉलिड फॉर्म में होते हैं सारे के सारे मेटल्स, लेकिन गैलियम और सीजियम होते हैं ना, कमरे के तापमान में अगर हम अपने हाथ पे रख लेना तो पिघलना चालू हो जाते हैं, पता नहीं है ना, रोने लगते हैं हाथ पे रखने पर, है ना। गैलियम और सीजियम, Ga और Ce। ठीक है, हमेशा कैसे लिखते हैं, बड़ा अक्षर, पहला अक्षर बड़ा और दूसरा वाला छोटा। ठीक है, गैलियम और सीजियम, है ना। दूसरा पढ़ देखो, ये मेटल की खूबी थी कि सभी ठोस होते हैं। इनके पास चलते हैं
कि मतलब दिखते कैसे, मतलब कैसे पाए जाते हैं, फिजिकल स्टेट कैसी होती है। तो ये नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कहने का मतलब है जो हमारे अधातु होते हैं ना, ये तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठोस में भी होंगे, द्रव में भी होंगे, गैस में भी होंगे। ये सिर्फ किस में थे? ठोस में थे, लेकिन ये तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें एक अपवाद था, उसकी बात हटाओ, इसमें आते हैं। इसमें क्या होता है? ठोस में होते हैं, द्रव में भी होते हैं, गैस में होते हैं। पूछेगा कौन कौन? तो कार्बन हमारा ठोस फॉर्म में पाया जाता है। कार्बन का एग्जाम्पल है डायमंड। ठीक है, यानी जो डायमंड होता है कार्बन से बना होता है, वो कैसा होता है? ठोस होता है। ठीक है, तो तीनों अवस्थाओं में। तो दूसरी अवस्था है लिक्विड। लिक्विड में कौन पाया जाता है? ब्रोमीन। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, ब्रोमीन किस में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में, जो कि क्या है? नॉन मेटल है, नॉन मेटल की कैटेगरी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा क्लोरीन। क्लोरीन कैसी है? गैस, जो कि गैस फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी। डेंसिटी मतलब होता है घनत्व। घनत्व सिंपल याद रखो, इनकी डेंसिटी हाई होती है, यानी मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। और नॉन मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। पर इसमें अपवाद आ गया, अभी इसमें अपवाद था, इसमें अपवाद आ गया डायमंड यानी हीरा। हीरे की डेंसिटी ज्यादा होती है। सिर्फ एक ऐसा ये कार्बन कंपाउंड है जिसका डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, आ रही बात समझ? सिर्फ याद करना है। ठीक है, ये डेंसिटी हाई होती है, इसकी कम होती है, अपवाद याद कर लेना। ठीक, कभी कभी अपवाद नहीं याद तो चलेगा, लेकिन जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कार्बन किसका अपवाद है, यानी डेंसिटी का किसका। ठीक है, अच्छा आते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, यानी लोहे को तुम गर्म करोगे, वो कब पिघलेगा? जब उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर दोगे, तब जाके तो मेल्ट होगा, पिघलेगा ना। मेल्टिंग यानी गलनांक, क्वथनांक। कब गलेगा? जब उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर दोगे, यानी इसका जब टेम्परेचर ज्यादा हाई होता है, और इन सबके टेम्परेचर लो होता है। कैसे? प्लास्टिक है जो कि नॉन मेटल है, गर्म करोगे पिघल जाएगा तुरंत ही, है ना। इसको माचिस से पिघला देंगे, लेकिन लोहे को पिघलेगा नहीं। तो लोहा तुम्हारा मेटल है जिसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है ना। और ये क्या होते हैं? इनका लो होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है, हमने क्या बोला कि मेटल की मेल्टिंग पॉइंट गलाने में बैठोगे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन 3 ऐसे अपवाद हैं कि पिघलने लगते हैं, है ना। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस याद होने चाहिए। ठीक है, हाईलाइट कर देते हैं। अपवाद ही केमिस्ट्री से भरी पड़ी है ना। अपवाद नहीं याद होगा और अपवाद ही पूछे जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। मेलेबिलिटी अभी पढ़ के आओ। मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी माने पीट पीट के चादर बनाओ। तो एग्जांपल है गोल्ड, बेस्ट एग्जांपल लिखवाया था। ठीक है, मेटल्स आर मेलेबल। ठीक है, डेफिनेशन में भी मेटल्स का ही जिक्र किया गया था, अगर आपको मेलेबिलिटी की डेफिनेशन अभी याद की होगी तो। और नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल, यानी इनको पीट पीट के चादर तो बना सकते हो, इनको पीटोगे तो टुकड़ों में टूट रहा था ना, हथौड़े से पीट रहे थे। याद आया कि नहीं, है ना। तो अच्छे से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पहला वाला है, और है ना। आगे बढ़ते हैं, आपको दिखा देते हैं एक बार रिकैप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो मेटल नॉन मेटल में अभी और प्रॉपर्टी अभी कम नहीं हुई। ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस का मतलब क्या हुआ? यानी भंगुरता। भंगुरता भी हमने कहीं पढ़ी थी। पीटो किसी अधातु को तो टुकड़ों में बदल जाए। किस में बदल जाए? टुकड़ों में। धातु को पीटोगे तो चादर बनेगी, टुकड़ों में तो नहीं बदलेगा। यानी मेटल में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। आप अपने शब्दों में लिख लीजिएगा, हमने क्रॉस बना दी, इसका मतलब ये नहीं कि लिखना नहीं है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। जो मेटल होते हैं नॉट ब्रिटल, यानी धातुएं भंगुर नहीं होती हैं, लेकिन अधातु भंगुर होती हैं। अधातु भंगुर कैसे? अधातु को पीटोगे तो किस में बदल जाएगा? पतले पतले टुकड़ों में, है ना। यहाँ पे लिख लीजिए एग्जाम्पल डायमंड, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, उदाहरण, उदाहरण क्या है? डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब क्या होते हैं? इनको अगर तुम पीटोगे ना तो छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे। ठीक है, आपको ये कहेगा कि क्लोरीन गैस होती है, उसको तो पीट नहीं पाएंगे, लेकिन जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं ना, उनको हम पीट पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये बताओ पहले, है ना। हर जगह आप एक्सेप्शन याद करने पड़ोगे ना, तो केमिस्ट्री में 118 एलिमेंट हैं, तो सारे थोड़ी ना याद कर पाओगे। ठीक है, तो जो तुम्हारे बुक में हमने उनकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, सोनोरस, सोनोरस मींस क्या होता है? ध्वनि, यानी एक खास ध्वनि उत्पन्न करते हैं जब किसी को किसी से पीटते हैं। तो मेटल में खूबी पाई जाती है, यानी मेटल यानी लोहे की घंटियां बना रहे थे हम लोग, है ना। और भी बहुत सारी चीजें बना रहे थे। ठीक है ना। यहाँ और नॉन मेटल में खूबी होती नहीं है ना, खटपट एकदम छोटी मोटी आवाज करता है, मतलब कुछ नहीं। इसमें एकदम वाइब्रेशन, कंपन होता है, बहुत देर तक आवाज आती है, वो अजीब सी आवाज आती है। ठीक है,
तो सोनोरस का मतलब ये समझ गया। डक्टिलिटी यानी तन्यता, तन्यता मतलब जिनके तार खींचे जाते, यानी पकड़ पकड़ के तार बना रहे थे, लंबे लंबे तार बना रहे थे, तन्ने यानी तान दे रहे थे, तन्यता मतलब तान देना। इनको तो तान नहीं सकते, हीरे को, हीरा जो कोई अधातु है, प्लास्टिक जो कि अधातु, पकड़े तान सकते हो नहीं। इनको तुम तानने की कोशिश करोगे, गर्म करोगे को थोड़ी दूर तो तनेगा, उसके बाद तुरंत ही टूट जाएगा। तो यहाँ पे मेटल की बात हो रही है, तो मेटल में लोहा है, गोल्ड है, कॉपर है, और क्या है, ठीक है, गोल्ड सिल्वर है, इन सब के क्या होते हैं, तार बनाए जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग एल्यूमिनियम और कॉपर के ही तार क्यों इस्तेमाल करते हैं, चांदी के क्यों नहीं। एक तो पहली बात तो ये चांदी बहुत महंगा होता है, ठीक है, कहीं कोई चोरी कर ले गया तो, इसलिए हम लोग क्या एल्यूमिनियम और कॉपर के यूज करते हैं, ठीक है। और अपवाद किसका है, यानी मेटल में कौन अपवाद है जिसके तार नहीं बना सकते, तो मरकरी, मरकरी अभी हमने पढ़ा था थर्मामीटर में यूज होता है। मरकरी को बाहर निकाल के तुम तार बना सकते हो, तो पानी के फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है ना, ठीक है। आगे देखते हैं, तो नॉन मेटल क्या डक्टिलिटी, यानी उनको तान सकते हो, तार बना सकते हो जी नहीं। हीरा को तुम तार के तार बना सकते हो नहीं, है ना। ये पेंसिल की नोक में जो कि कार्बन से बनी है, जो कि नॉन मेटल है, इसका तुम तार बना सकते हो नहीं, है ना, नहीं बना सकते, मतलब पकड़ के तार खींच के तार बनाना, ठीक है। अब हम ये तुमसे नहीं कह रहे हैं कि इसमें जाके लाइट पास कर दो, हमें यहाँ कह रहे हैं तार बनाने की बात हो रही है ना। आगे देखते हैं, लस्टर यानी चमक, मेटल हैव मेटेलिक लस्टर, यानी जो धातुएं होती हैं उनमें क्या होती है, मेटेलिक चमक, यानी धातुओं में धात्विक चमक होती है, यानी इनके पास खुद की चमक होती है। जो नया 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 लोहा लेके आओ, नया नया बक्सा लेके आते हो घर में, ठीक है, लोहे का, या नया नया गोल्ड लेके आते हो, तो उसमें तो एक खास चमक होती है कि स्पेशल लस्टर, यानी स्पेशल मतलब क्या होती है, चमक होती है, खास चमक होती है, जिसे धात्विक चमक या मेटेलिक लस्टर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा नॉन मेटल है उसमें नहीं होती है। आप कह दो हीरे में तो होती है, लेकिन हीरे में जो होती है ना, वो जब उस पर लाइट उसके अंदर जाती तब जाके वो शाइन करता है, ठीक है। लेकिन है ना, तो ये बात है, ठीक है। वो हीरा जो है वो खुद से नहीं, जब लाइट उसके अंदर पड़ती तब चमकता है, लेकिन है ना, और ये गोल्ड वोल्ड होता है, ये खुद चमका करता है। लेकिन हमारे नॉन मेटल में दो अपवाद ऐसे हैं, एक ग्रेफाइट है, एक आयोडीन है। ग्रेफाइट ऐसी है ना, इसकी परत ना चमका करती, एकदम शाइन कर रही होगी, अगर आपको दिख रहा होगा, अभी मुझे तो दिख रही है, एकदम चमक रही लाइट पर, है ना। और आयोडीन, आयोडीन रात के अंधेरे में भी चमकता है, बताओ ऐसी चीज है आयोडीन, अब पता नहीं कैसे चमकता है। आगे देखते हैं, कंडक्शन यानी अपवाद याद होना चाहिए, है ना, ये हाईलाइट कर देते हैं, अपवाद याद होना चाहिए, ठीक है, ओके। अपवाद यानी एक्सेप्शन और एग्जाम्पल दोनों ही। कंडक्शन यानी चालन, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी धातुएं जो होती हैं उनमें ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह हो जाता है, यानी सुचालक होती हैं, यानी इनके अंदर हीट और बिजली फ्लो हो सकती है। हीट कैसे, तुम लोहा लेके आओ, लोहे को तुम इधर गर्म करो, इधर अपने आप गर्म होगा, यानी पता चलेगा ऊष्मा तो अपने अंदर से प्रवाहित कर रही है, यानी हीट अपने अंदर से गर्मी इधर से इधर ला रही है, ठीक है। और बिजली की बात कर लेते हैं, लोहा हाथ में पकड़ लो तुम, इधर लगा दिया करंट, क्या इधर झटका नहीं मारेगा, मारेगा, ट्राई मत कर लेना, ठीक है। आगे देखो, फिर नॉन मेटल क्या ऐसा करती है, नॉन मेटल के पास चलते हैं। ये तुम प्लास्टिक का पेन ले लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लगाओगे करंट, तो इधर करंट लगेगा नहीं लगेगा, है ना, यानी नॉन मेटल करंट तो पास नहीं करती हैं। अगर इधर गर्म करोगे तो इधर गर्म होगा नहीं गर्म होगा, है नॉन मेटल हीट भी पास नहीं, यहाँ इसलिए यहाँ पे लिखा है नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पूरा नहीं लिखा है। आधातुएं ऊष्मा विद्युत की कुचालक होती हैं, ठीक है। अपवाद, ओ भैया अपवाद आ गया, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ये पेंसिल, पेंसिल जो होती है ना, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने देती है, विद्युत प्रवाह फ्लो होने देती है ना। पेंसिल ऐसे उठाओ, इधर थोड़ी सी छील लेना, इधर भी ग्रेफाइट होगा, इधर भी ग्रेफाइट होगा, ऐसे करके पलक में लगाओगे ना और ऑन कर दो, करंट का झटका मारेगा, नहीं ट्राई मत करना, ठीक है, तो है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो यानी ये जो ग्रेफाइट होती है अपने अंदर से करंट पास करने देती है, क्यों पास करने देती है वो हम लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 का पढ़ेंगे जब सब्सक्राइब कर देंगे, है ना, वीडियो शेयर करेंगे, वीडियो फिर हम आगे बनाएंगे तब। आगे देखते हैं लास्ट पॉइंट, हार्डनेस, हार्डनेस यानी कठोर कौन होता है, कौन सख्त होता है, कौन कठोर होता है, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड, जो हमारे मेटल्स होते हैं, धातुएं होती हैं, वो क्या होती हैं, बहुत ही ज्यादा सख्त होती है, बहुत ज्यादा हार्ड होती है, ठीक है, इतनी जल्दी टूटती नहीं है, ठीक है। अपवाद तो मौजूद है हर जगह, है ना।
मरकरी जो था वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, पहला अपवाद ये जो कि भी आप पढ़ते आ रहे हो। और बाकी 3 अपवाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये ऐसे हैं कि इनको आसानी से चाकू से काट सकते हो, है ना, इतने मतलब दिखते पनीर जैसे हैं, ठीक है, चाकू से कट कर सकते हो। इनके पास चलते हैं। नॉन मेटल आर सॉफ्ट, नॉन मेटल होते हैं बहुत प्यारे प्यारे सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, इनको हाथों में पकड़े पकड़े तोड़ते हैं ना, इतने इतने मतलब, है ना। लेकिन एक अपवाद इनमें भी मौजूद है, हीरा बहुत ज्यादा मजबूत होता है। बताओ, हीरे को हीरा काटता है, लोहे को लोहा काटता है, उसमें मतलब इसमें हीरा जो होता है हीरे को हीरा ही काट सकता है, ये बात याद रखियो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला कौन सा पॉइंट है यहाँ पर, सॉरी, आप इसको थोड़ा सा जूम इन करके देख लें, है ना। तो ब्रिटलनेस एग्जाम्पल, ठीक है, ये वाला, और ध्वनिक वाले में पॉइंट अपनी तरफ से कुछ याद कर लीजिएगा, ठीक है, भर भर के लिख के आना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले, है ना। ओके, कुछ ये नहीं कि कंजूसी करके आए हम लोग, ठीक है। आगे पॉइंट है धातुओं की वायु से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया? धातु की वायु से अभिक्रिया, रिएक्शन विद एयर, यानी मेटल की ही रिएक्शन पढ़नी है, नॉन मेटल नहीं पढ़ना है हम लोगों को, है ना। नॉन मेटल बस डिफरेंस पढ़ना था, उसके बाद नॉन मेटल काम खत्म। यानी मेटल का देखो, मेटल इसमें पढ़ा था, इसमें नॉन मेटल बस थोड़ा सा आया था, लेकिन रिएक्शन जो भी कराएंगे हम लोग मेटल की कराने वाले हैं। मेटल की किससे कराएंगे? एयर से कराएंगे, वाटर से कराएंगे, एसिड से कराएंगे, और एक दूसरे एसिड से भी कराएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है मेटल के ही बारे में ही हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, नॉन मेटल हमको नहीं पढ़ना, ठीक। तो क्या पढ़ना है? धातु की वायु से अभिक्रिया, यानी मेटल की एयर से रिएक्शन कराने वाले हम लोग, एयर या ऑक्सीजन बोल दो, आते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन या बर्निंग ऑफ मेटल इन एयर, कोई भी पॉइंट बोल दे, कुछ भी लिख दे, समझ जाना। बर्निंग ऑफ मेटल इन एयर, एयर और ऑक्सीजन का मतलब कुछ और नहीं बल्कि एक ही चीज होती है। एयर मतलब हवा, यानी ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं, ठीक है। धातुओं की किससे अभिक्रिया? ऑक्सीजन से क्रिया बोले तब भी यही मतलब है, वायु में जलाना बोल दे तब भी एक ही मतलब है, अलग मत समझना। थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन अ मेटल इज बर्न्ट इन एयर, जब किसी धातु को वायु में जलाया जाता है, इट कंबाइंस, ये बन जाता है या जोड़ लेता है, विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या होता है? जुड़ जाता है, ऑफ एयर टू फॉर्म अ मेटल ऑक्साइड। तो क्या बना लेता है? मेटल ऑक्साइड। डेफिनेशन अच्छे से पढ़ना, रिएक्शन अपने आप याद होगी। मेटल, है ना, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, ये हाईलाइटेड पॉइंट है। जो मेटल ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है? बेसिक होता है, नेचर में बेसिक, है ना, ठीक है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। जब धातु को वायु में जलाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ मिल करके धात्विक ऑक्साइड बनाता है। क्या बना? यानी धातु, यानी मेटल है, वायु में जलाया, धात्विक ऑक्साइड बन गया, ठीक। और धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी थी? क्षारीय है, यानी हमने पढ़ा था एक अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, यानी क्षारीय होता है, ठीक है, ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। अम्लीय होता यानी धातु है, जैसे मेटल, मेटल यानी लोहा लिया, हवा में जला दिया खूब बहुत ज्यादा कस के, यानी एसिड बन गया, किसी के ऊपर डाल दो तो नुकसान कर जाएगा ना, गलत बात। आगे देखो, रिएक्शन फार्मूला, फार्मूला याद रख लेना। अगर ये आपको फार्मूला पता है ना, आप सारी रिएक्शन अपने आप से करोगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मेटल होगा, है ना, यहाँ पे मेटल रख देना, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे ना, मेटल की ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं एयर भी बोल देके चलेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड या मेटेलिक ऑक्साइड बोल देते हैं। यानी कहने में हिंदी में बोले तो धातु की क्रिया हम लोग किससे कराने वाले हैं? ऑक्सीजन से। ये रटा होना चाहिए, ठीक है। सिंपली थोड़ा सा और डिटेल में देते हैं। यानी या धातु लोगे और या तो O2, है ना, O2 के साथ कराएंगे तो क्या बनाएगा? मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा? ये मेटेलिक ऑक्साइड बनाने वाला है, यानी धातु ऑक्साइड बनाने वाला है। तो आपने अभी वो टेबल अच्छे से याद की थी, कौन सी वाली? ये केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है ना। तो चलो अच्छा, अगर ये टेबल अच्छे से याद है ना तो काम हो गया, आपको आधे ज्यादा रिएक्शन अच्छे से आ गई, ठीक है। तो सबसे पहली बात है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये कहाँ होते हैं? अभी सक्रियता श्रेणी में सबसे टॉप पर लिथियम इसके ऊपर होता है, लेकिन अपने बुक में नहीं है, लेकिन ये लिथियम के बारे में दे दिया तो पढ़ना पड़ेगा।
लिथियम, सोडियम, ठीक है, और ये पोटेशियम टॉप पर है यानी बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव है, अति अभिक्रियाशील हैं, बहुत ही तेजी से क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, फड़फड़ा रहे होते हैं अभिक्रिया करने के लिए, ठीक है। तो दीज मेटल्स, तो अपनी तरफ से पॉइंट बनाना सीखो, ठीक है, ये नहीं कि बुक से रटेंगे। हमें टेबल याद है, काहे के लिए टेबल याद करी है, ठीक है, समझने के लिए टेबल याद करी है ना। तो देखो दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, हमें पता था, हमें टेबल याद थी, काहे बता रहे हो, है ना, इस तरह से। इट रिएक्ट्स विद एयर एट रूम टेम्परेचर, यानी ये कमरे के तापमान पर, यानी ऐसे मेटल ला के रख दो, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और हवा चली, अभिक्रिया कर गए और जल जाएंगे, मतलब आग पकड़ लेते हैं। पहले ना जादूगर जो मेलों में इसी तरह के खेल दिखाते थे, अब तो साइंस आ गई है ना, हम लोग को उल्लू बनाते रहते थे। सिंपल, ये हिंदी में क्या बोलेंगे, ये अति अभिक्रियाशील होते हैं। ये पॉइंट कहाँ से मिला, अगर आपने याली टेबल याद करी होगी सक्रियता श्रेणी, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। और ये कमरे के तापमान पे ही वायु से अभिक्रिया करके जल जाते हैं, ठीक है। तो कैसे रिएक्शन करते हैं, हमने क्या पढ़ा, मेटल, ये सूत्र याद है ना, किससे, अब देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम किससे अभिक्रिया कर रहे हैं, कमरे के तापमान वायु से अभिक्रिया कर लेते हैं, है ना। तो एक करके तीनों लेंगे, पहले लेते हैं लिथियम। तीनों रिएक्शन सबको आनी चाहिए, बुक में नहीं दे रखी है लेकिन पूछ सकता है। लिथियम किससे अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन से, ठीक है। क्या बनाएगा लिथियम, देखो मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा था, मेटल ऑक्साइड। तो लिथियम क्या है, मेटल है, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनेगा, लिथियम ऑक्साइड। मेटल ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड, लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम ऑक्साइड। और लिथियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, अगर शुरुआत में वीडियो आपने स्किप की हो है ना, तो नहीं समझ आए, लिथियम ऑक्साइड Li2O, क्या हुआ, क्या बनेगा, Li2O, ठीक है, आप बना चुके हैं, वाओ वेरी गुड, आपको रिएक्शन आ गई, ठीक है। सोडियम का पढ़ लेते हैं, सोडियम ऑक्सीजन है ना, सोडियम को अगर वायु में जलाओ क्या बनेगा, सोडियम को ऑक्सीजन में, फार्मूला हमने पढ़ा था कि धातु यहां पे रखना, ऑक्सीजन यहां पे रखना, और रिएक्शन करा देना, रिएक्शन करा देंगे, क्या बनेगा, धात्विक ऑक्साइड, यानी मेटल धातु की ऑक्सीजन से धात्विक ऑक्साइड। तो सोडियम की ऑक्सीजन से सोडियम ऑक्साइड, लिथियम की ऑक्सीजन से लिथियम ऑक्साइड, है ना। तो क्या बनता है, Na2O, ठीक है, वाओ नाइस। पोटेशियम की देख लेते हैं, है ना। तो पोटेशियम क्या बनाएगा, के से कराओगे ना, पोटेशियम ऑक्सीजन से क्या बनाएगा, K2O, पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। आ रही बात समझ में, हाँ K2O। हाँ, बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, बात अब आती यहाँ पे क्या, ये रिएक्शन कैसे, बैलेंस तो होनी चाहिए, रिएक्शन बैलेंस नहीं करोगे क्या, बैलेंस भी करनी पड़ती है रिएक्शन। अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती ना, तो मेरी चैनल को चेक करो जाके, हमने बैलेंस करना सिखाया, बैलेंस करते हैं। यहाँ Li कितने हैं, यहाँ देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 2 हैं। इधर देखो, इनको पहले बॉक्स में बंद कर देते हैं, क्या कर देते हैं, बॉक्स में सबको बंद कर दो। हम पेंसिल से इसे लिख रहे हैं ताकि बॉक्स आखिरी में रफ भी कर सकते हैं, ठीक है, बॉक्स में बंद कर दो। और हम लोग बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, आगे लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, आगे। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 1, यहाँ पे कितने हैं, 2, तो इधर भी 2 होने चाहिए थे, तो 2 यहाँ नहीं लिख करके आगे लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, आगे, ठीक है। तो 2 यहां लिख दिए, तो ऑक्सीजन तो 2 हो गए, साथ ही साथ लिथियम कितने हो गए, 2 दूनी 4, तो इधर भी लिथियम कितने होने चाहिए थे, 4। पहली रिएक्शन बैलेंस। अब ये क्या कर देना, रफ कर देना, 4 लिखे रहने देना, ठीक है। यानी कहने का मतलब है ये 4 यहाँ पे लिखे रहने देना, और यहाँ पे 2 ये लिखे रहने देना, और ये हमारी रबड़ कहाँ गई, ये रही रबड़, और इसको क्या कर देंगे, ये जो ब्रैकेट हमने बनाए थे, कहने मतलब वो ब्रैकेट जो है पाबंदी के लिए बनाए थे कि अंदर हमें नहीं जाना है, बस बैलेंस। कितनी आसान थी रिएक्शन, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया, दूसरा देखते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, पहले ब्रैकेट बना के देखो। बैलेंसिंग करने का सबसे मेन फंडा ये है कि आप इनको बॉक्स बना के कैद कर दो, ठीक है। अब दोबारा हम रफ नहीं करेंगे, ठीक है, बार बार टाइम वेस्ट होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हैं, इधर भी ऑक्सीजन कितने होने चाहिए, 2। तो हम लोग यहाँ अंदर छेड़खानी नहीं करने वाले, हम लोग बाहर ही कर सकते हैं ना, नहीं तो फार्मूला गड़बड़ हो जाएगा ना। तो क्योंकि Na2O होता है तो Na2O ही होता है, Na2O2 नहीं होता। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो इधर भी 2 होने चाहिए थे, तो 2 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। सोडियम कितने हो गए, 2 दूनी 4 सोडियम, तो इधर भी कितने होने चाहिए थे, 4। यहाँ 2 लिख के मत बैठ जाना, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी, हम आगे ही लिख सकते हैं। इनको बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2, इधर भी कितने होने चाहिए थे, 2।
पोटेशियम कितने हो गए 4, तो इधर भी कितने हो गए 4, काम खत्म है ना, आसान था ना। हाँ, पर एक क्वेश्चन उठ कर आता है, क्या क्वेश्चन उठ कर, मतलब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या होता है, जल जाते हैं, सोडियम भी जल जाता है, पोटेशियम भी जल जाता है। लेकिन आपसे क्या पूछेगा, पोटेशियम के बारे में पूछेगा कि पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में क्यों डुबो के रखते हैं, वाई पोटेशियम शुड बी केप्ट इन इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल, यानी सोडियम या पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में डुबो कर क्यों रखते हैं। तो आपने यहाँ ये आपको ये रिएक्शन लिख देनी है। अगर सोडियम और पोटेशियम कमरे के टेम्परेचर पे रखे रहेंगे ना तो क्या होंगे, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, मतलब सोडियम पोटेशियम क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं और तुरंत ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बना लेते हैं। यानी क्या होते हैं, ये लोग जल जाते हैं, राख बन जाती है इनकी, जल जाती है, यानी ऑक्सीजन में क्या होता है, जल जाते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या, ये तीनों ही जल जाते हैं। इसलिए सोडियम को हम लोग बचाने के लिए केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है कि केरोसिन ऑयल में डुबोकर सोडियम को क्यों रखते हैं या पोटेशियम को क्यों रखते हैं, तो इसलिए रखते हैं खुले स्थानों पे रखे रहोगे तो ये हवा के साथ, यानी ऐसे सोडियम है ऐसे रखा रहता है, हवा चली जल के गल गया, बताओ ऐसा होता है, बताओ आग पकड़ लेता है, इतना तेज होता है ना। आगे देखते हैं, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया, यानी ये जितने भी धातु है ना इन सबकी हम ऑक्सीजन से क्रिया कराने वाले हैं। तो अभी तक हम लोग किनकी किनकी करा चुके हैं, पोटेशियम और सोडियम ही करा चुके हैं। अब कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, यहाँ तक तो कराएंगे, आयरन तक तो हम सभी की में कराएंगे। यानी अभी हमने 2 पढ़ी है, 2 क्या 3 पढ़ चुके हैं, तीसरा है नहीं पर वो पढ़ना पड़ता है। 4 और देखेंगे हम लोग यहाँ पे। देखो मैग्नीशियम आ गया ना, देखो मैग्नीशियम 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 कहाँ गया मैग्नीशियम, देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम नहीं है, मैग्नीशियम आ गया। ठीक है, एक एक छोड़ के बुक में जो है हम लोग वही पढ़ेंगे, ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे नहीं, एडवांस तो हम लोग बनेंगे नहीं, है कि नहीं, वैसे पढ़ सकते हैं। अच्छा, पेंसिल मेरी कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, गायब हो गई मेरी पेंसिल। तो मैग्नीशियम अब मैग्नीशियम के बारे में ये पॉइंट्स खुद से लिखे जाते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन हीटिंग टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोला इसने, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कब रिएक्ट करता है, जब उसको हीट करते हैं, है ना। मतलब आते हैं वापस, सोडियम और पोटेशियम ये हवा में रखे थे, अभिक्रिया कर लिए थे, रिएक्शन कर लिए थे, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव थे, यानी टॉप पे रखे हुए बहुत ज्यादा रिएक्टिव। लेकिन मैग्नीशियम क्या है, इनसे थोड़ा सा लेस रिएक्टिव है, थोड़ा सा कम क्रियाशील है, तो इसको रिएक्शन अगर करानी पड़ेगी ना तो थोड़ा सा इसको भड़काना पड़ता है। भड़काना मतलब इनको थोड़ा सा जलाना पड़ता है, यानी आग लगानी पड़ती है। आ रही बात समझ में। तो मैग्नीशियम सिंपल रिएक्शन नहीं करता है। मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम क्या है तुम्हारा, मैग्नीशियम तुम्हारा क्या है, मेटल है। मेटल में क्या डालोगे, वायु डालोगे, यानी ऑक्सीजन डालोगे। देखो ऑक्सीजन डाल दी तो क्या बनाएगा, देखो मेटल में ऑक्सीजन डाला तो मेटल ऑक्साइड, यानी धातु में ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन डालोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है MgO, है ना। इस तरह से उठा के इधर ना बना देना। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला याद करके आओ, तुम्हारे मुंह से निकल रहा है। देखो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन डालोगे क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मुंह से खुद निकलेगा। हमने क्या बोला था, वो फार्मूले याद कर लेना। ठीक है, ये जो फार्मूले हमने जो लिस्ट बनाई थी, देखो MgO है ना, ये फार्मूले तुम्हारे मुंह से खुद निकलेंगे। फिर कहोगे, और फिर तुम्हारे मुख से जब खुद निकलेंगे तो तुम्हें फार्मूला याद होगा तो तुम लिख दोगे, है ना। केमिस्ट्री ऐसी है जो खुद आने लगती है। ठीक है, तो आप देखो साइंटिस्ट बन रहे हो, ठीक है, धीरे धीरे बनोगे। तो यहाँ पे इसको बॉक्स में करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो इधर भी कितने होने चाहिए थे 2, यहाँ पे लगा दिया। Mg 2 हो गए तो यहाँ पे हो गई बैलेंस रिएक्शन, है ना। तो यानी ये मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो गर्म करने पे रिएक्शन करता है और जल के राख बना लेता है। ठीक है, तो यानी थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है। और ये चैप्टर नंबर 1 की रिएक्शन है, अगर NCERT बुक से पढ़ रहे हो, ठीक है, या किसी भी HF में बुक्स पढ़ रहे हो, उसमें याद है चैप्टर नंबर 1 में आपने मैग्नीशियम रिबन के बारे में पढ़ा था। उसे जलाया गया था ऑक्सीजन प्रेजेंस में, तो राख बन जाती है, जो कि सॉलिड फॉर्म में होती है। सॉलिड राख होती है ना। यहाँ पे जला रहे हैं, सिंबल दिखा दो, जलाने का सिंबल क्या होता है, यहाँ हीटिंग ट्राइंगल छोटा सा बना के दिखा देते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम की बात कर लेते हैं। एल्युमिनियम के बारे में कुछ खास बात पढ़ लेते हैं। एल्युमिनियम ऑन हीटिंग इन एयर, यानी इसको भी थोड़ा सा हीट करना पड़ता है। क्यों हीट करना पड़ता है, क्यों हीट करना पड़ता है, कहाँ गया, तो
क्योंकि ये मैग्नीशियम के भी नीचे है तो इसको थोड़ा सा और ज्यादा गर्म करेंगे। ऊपर वाले तो हवा में कर ले रहे थे, इसे रखे हुए थे, इसको थोड़ा सा गर्म, इसको थोड़ा ज्यादा गर्म करेंगे। ठीक है, तो वही पढ़ रहे हैं। ऑन हीटिंग इन एयर टू फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन की तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, लिथियम की ऑक्सीजन से की तो लिथियम ऑक्साइड, सोडियम की ऑक्सीजन से की सोडियम ऑक्साइड। तो इसमें कौन सी नई बात थी, है ना, क्योंकि हमने अभी फार्मूला क्या पढ़ा था, मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्शन करोगे तो मेटल ऑक्साइड, है ना, वही चीज है। तो सब पता है। आपको आपसे बोलेगा एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, तो सिंपल यहाँ पे लिखो ना, एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड। देखो आपके मुंह से खुद निकला, क्या निकला, एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड, है ना। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला तो याद होना चाहिए, और याद कब होगा, जब आपने ये हमने जो शुरुआत में दिखाई थी ना लिस्ट, वो याद होगी तो बन लिखेगा ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Al2O3, है ना। अब बैलेंस करने की बात आती है, बैलेंस करते हैं, इस तरह से बॉक्स बना लो। ठीक है, जिसको बैलेंसिंग नहीं आती मेरी वीडियो देखो जा करके। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है ऑक्सीजन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। जब भी ऑड इवन यानी यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 3 हो, है ना, इस तरह से सम विषम वाला मैटर है। तो एक काम करो, इसके 3 से इसको गुणा कर दो आगे, और इसके 2 से इसको गुणा कर दो, हो गया बैलेंस। देखो 3 दूना 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 दूना 6 ऑक्सीजन। ठीक है, यानी इससे इसको कर दो, इससे इसको कर दो। और एल्युमिनियम कितने हो गए, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हो गए। नाइस, डन, आगे बढ़े। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जिंक की बात कर लेते हैं। जिंक कैसा होता है, जिंक ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, बहुत ही तेजी से गर्म करो, बहुत ज्यादा गर्म करो इन एयर ऑक्सीजन में, तब जाके जिंक ऑक्साइड बनाता है। ऐसा काहे करता है, बहुत ज्यादा गर्म काहे करते हैं, आते हैं, हमने पढ़ी थी शुरुआत में रिएक्टिविटी सीरीज। पोटेशियम सोडियम तो सिंपल हवा में ही क्रिया कर ले रहे थे, है ना, इनको कुछ नहीं करना पड़ रहा था। मैग्नीशियम को थोड़ा सा गर्म करना पड़ रहा था, एल्युमिनियम को थोड़ा और ज्यादा गर्म करना, क्योंकि नीचे धीरे धीरे जैसे आते जाते हैं ना, उतने वो आलसी होते जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा उकसाना पड़ता है। तो मैग्नीशियम को थोड़ा सा भड़काना पड़ रहा था, थोड़ा सा जलाना पड़ रहा था, एल्युमिनियम को थोड़ा सा, और जिंक को कुछ ज्यादा ही भड़काना पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जिंक को थोड़ा सा भड़का लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो जिंक क्या होता है, यहाँ पे जिंक है, जिंक की अगर ऑक्सीजन में क्रिया कराओगे, यहाँ पे सिंपल दिखा दे रहा है कि हम गर्म कर रहे हैं, यहाँ पे गर्म करने वाला प्रोसेस नहीं दिखाया, हाँ ऐसे। ठीक है, तो जिंक को ऑक्सीजन में कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा, ZnO। बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं, सबसे पहले बॉक्स बनाते हैं, है ना। पेन से बॉक्स मत बनाना है, क्योंकि पेन वाली रबड़ तो आती नहीं है, आती है, ठीक है, आती होगी। यहाँ ऑक्सीजन कितने, 2, तो इधर भी कितने होने चाहिए थे, 2। जेड कितने हो गए, 2, यहाँ पे हो गए 2। ठीक है, और हाँ जब ये लिखा करो तो नीचे बताया करो, ये जिंक है, ये ऑक्सीजन है, ये जिंक ऑक्साइड है। बुक में किस तरह से रिएक्शन लिखी रहती है, नीचे बताते हैं ना, ये इसका नाम है, ये इसका ये नाम है, आपको पता है, एग्जामिनर को पता होता है, लेकिन आपका टेस्ट लेता है तो अच्छे से लिखोगे, अच्छे से बताएगा। ठीक, और कॉपर की बात कर लेते हैं कि अच्छा एक पॉइंट हमसे मिसिंग हो रहा है, आयरन की बात कर लेते हैं। आयरन यहाँ पे एक पॉइंट अच्छा नीचे बढ़ा लेंगे, ठीक है, अभी यहाँ पे आयरन नहीं। ठीक है, कॉपर, कॉपर, कॉपर क्या होता है, डज नॉट बर्न ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। कॉपर ऐसा है ना, इसको चाहे जितनी तेजी से जला लो जलता ही नहीं है। ठीक है, बट अ ब्लैक कोटेड लेयर फॉर्म ऑन इट, जलता तो नहीं है पर काली परत चढ़ा लेता है ना। कॉपर नहीं जलता है, कैसे, आपने कहाँ देखा कॉपर नहीं जलता, काली परत चढ़ा लेता है। याद है आपके घर पे तांबे के बर्तन होंगे, कॉपर यानी तांबा, तांबे के बर्तन होते हैं, तांबे के बर्तन में खाना पकाते होगे, और खाना जब पकाते होगे ना तो नीचे देखो आग से उसकी पर नीचे की जो तली होती है वो क्या होती है, काली हो जाती है। तो उसको फिर बाद में बैठ के रगड़ा करते हैं ना कि काली परत हट जाए, याद है ना, जो बर्तन होते हैं नीचे से काले हो जाते हैं ना, तो वो सेम यही होता है कॉपर। कॉपर क्या होता है, देखो नीचे आ जाओ, यहाँ पे होता है। ठीक है, ये इतनी जल्दी रिएक्शन करता नहीं, चाहिए तुम जितना गर्म कर लो, है ना, बहुत है ज्यादा, मतलब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर तो रिएक्शन करेगा, ठीक है, ऐसे नहीं करेगा। तो कॉपर क्या होता है, इतना वो होता है ना कि अगर इसको तुम गर्म करोगे तो रिएक्शन नहीं करेगा। और क्या होता है, कॉपर अगर रिएक्शन, कॉपर की परत रिएक्शन करती, कॉपर की जो निचली वाली परत होती है वो हल्की सी यानी हीट करने पर CuO बनाती है, यानी Cu2, यानी यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो इधर आगे कर लेंगे, और इधर जब आप टैलेंटेड हो जाओगे ना तो आपको बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे यहाँ पे बॉक्स बनाए हो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, यानी कॉपर ऑक्सीजन मिलके कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्सीजन मिलके जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्सीजन मिलके एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एक और पॉइंट देखिए पीछे है या नहीं है, नहीं है, नोट कर लेना, छूट गया मुझसे। ठीक है, हाँ, आयरन की बात आती है। ठीक है, आयरन जो होता है ना, लोहा, लोहा, लोहा
वायु डज नॉट रिएक्ट विद एयर, है ना, ऑन हीटिंग, मतलब गर्म भी कर लोगे ना तब भी क्या करता है, रिएक्शन नहीं करता है ना। बट आयरन फिलिंग्स रिएक्ट विगरसली, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ पढ़ना, ठीक है। यानी जो लोहा होता है, लोहे को अगर तुम वायु में, हवा में तुम जलाओगे ना, हवा में क्यों जलाना, मतलब कहने में जहां हवा नहीं होती ना वहां आग नहीं लगती है, ठीक है। अंतरिक्ष में तुम आग लगाने जाओगे, नहीं लगती, ठीक है, ठीक है, ये बात समझ रहे हो, माचिस जलाओगे नहीं जलेगी, ठीक है। तो वायु में जब हम लोहा जलाते हैं ना, लोहा तुम घर में लोहा सरिया वरिया उसको उठा के गर्म करने लगे, जल जाएगा नहीं। लेकिन लोहे का जो चूड़ होता है, लोह चूड़ जिसे बोलते हैं हिंदी में, लोह चूड़ क्या होता है, बहुत तेजी से जलता है। लाइटर से जलाओगे ना बहुत तेजी से आग पकड़ता है। यानी रिएक्शन देखें, Fe ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा, आयरन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड, यानी Fe2O3, ठीक है। अब बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ऑड इवन वाला मैटर आ गया, यानी सम विषम वाला। 3 इसको दे दो, 2 इसको दे दो, और आयरन यहाँ पे 4 हो गए। वाओ नाइस, आपको रिएक्शन आ चुकी है, आप प्रॉपर हो चुके हैं, ठीक है। अब जल्दी से इस पेज को स्कैन कर लेते हैं, है ना। यानी पहले मतलब ये परिभाषा थी मेटल नॉन मेटल वाली, ठीक है। ठीक है, अच्छे से मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ये नोट्स हैं आपको जो दिखाए जा रहे हैं, कॉपी कर लीजिए, ठीक है। याद रखिएगा, जब है ना लिथियम सोडियम पोटेशियम लिख करके डिटेल में रिएक्शन भी करके दिखाइएगा, और बताइएगा लिथियम है या ऑक्सीजन है या लिथियम ऑक्साइड है, नीचे लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, ठीक है ना। ओके, डन, ठीक है। जिंक वाला हो गया है, कॉपर तो रिएक्ट ही नहीं करता है, और परत है ना, काली परत, हाँ ठीक है। ये यहाँ पे पढ़ा लेला, ब्लैक कोटेड लेयर, काली परत, ब्लैक, ठीक है, कोटेड लेयर, काली परत, ये काली परत है, CO की क्या है, काली परत है। और यहाँ नीचे यहाँ लिख लेना, ये लोहा नहीं है, लोह चूड़ है, आयरन फिलिंग है, क्या है, आयरन फिलिंग है। नीचे लोहा नहीं डाले हो, लोहा चूड़ डाले हो, ये भी बताना है, ठीक है। तो थोड़ा तो यहाँ पे क्या करते हैं, वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो बाकी की जो पॉइंट्स हैं ना, जो भी पॉइंट्स हैं, यानी कितने पॉइंट्स हमने कवर किए, सक्रियता श्रेणी की याद कर लिए, धातु अधातु याद कर लिए, धातु की वायु से अभिक्रिया कर ली। अभी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है ना, इसको पार्ट 2 में कवर करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। और धातु की जल से अभिक्रिया बाद में पढ़ेंगे, अम्लों से अभिक्रिया को, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई ना, तो जल्दी जल्दी शेयर कर दिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दिए, ठीक है। और जितनी जल्दी शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे ना, उतनी जल्दी नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा, और ताकि जल्दी से आपको समझ में आए, पेपर भी करीब आ रहे हैं ना, तो हम जल्दी जल्दी वीडियो बनाएंगे, आपको जल्दी से, है ना, आपको कम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।